बड़ी खबर आपको बताते हैं। संजय सरावगी ने शपथ ली। संजय सरावगी ने मंत्री पद की शपथ ली है। 7 मंत्री इस कैबिनेट विस्तार में आज शपथ लेने जा रहे हैं और सभी बीजेपी कोटे से हैं। ये देखिए, इनको शपथ दिलाई जा रही है। इस समय राजभवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद मोहन सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है। अक्कू श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। अक्कू श्रीवास्तव जी, आपका रुख करूंगी। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होना है, तो क्या ये माना जाए कि ये चुनावी विस्तार है मंत्रिमंडल का? निश्चित रूप से ये चुनावी विस्तार इसे कह सकते हैं, लेकिन ये पहले भी हो जाता है। अगर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने और ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया होता, लेकिन उसके बाद भी जो स्थितियां हुई वहां वो अजीबोगरीब होती रही। नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार के बयानों को लेकर के, और उस स्थितियों में थोड़ा मामला टलता गया। और अब जब खास तौर से महाकुंभ का उफान पूरी ऊंचाई पर है और जातियों से बढ़कर है, तो इस हिंदुत्व को जमाए रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए ये तय पाया गया कि 7 सीटें जो इनका विस्तार किया जाना है वो भारतीय जनता पार्टी को किया जाए। और उन्होंने उन इलाकों को भी बहुत ध्यान में रखा है जहां हिंदू बहुल है, और उसके साथ साथ ये भी है, जातीय समीकरणों का भी बहुत ध्यान रखा गया है। मिथिलांचल से 4 विधायकों को लिया गया है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक संकेत है, और संकेत इस तरीके का है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन बना रहेगा तमाम अटकलों के बावजूद। तमाम चीजें कभी कभी चलती रहती हैं, खासतौर से नीतीश कुमार के लड़के को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया। देखिए अक्कू जी, ये आप भी जानते हैं कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद का जो समीकरण होता है वो किस तरह की राजनीति होती है, ये तो सभी जानते हैं। मेरे साथ जी न्यूज के एक संवाददाता प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। जल्दी से मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। प्रशांत, जेडीयू कोटे से एक भी मंत्री इस मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं है। सारे के सारे जो मंत्री बनाए जा रहे हैं वो बीजेपी कोटे से बनाए जा रहे हैं। जमीन पर समीकरणों के तहत, जातिगत समीकरणों को समझते हुए अगर हम इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार के आकलन हम इसका करना चाहें तो आप क्या बताएंगे? देखिए शोभना, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बिहार में जातियों को साधने की कोशिश की। अब देखिए कि ये जो 7 मंत्री बन रहे हैं, इसमें मारवाड़ी हैं, केवट हैं, मल्लाह हैं, इसमें दूसरी जातियों तेली हैं, इसमें इस तरह के लोग, राजपूतों को लिया गया है, भूमिहारों को लिया है, जिनकी संख्या कम थी अभी तक कैबिनेट में। दूसरी बात ये थी कि बीजेपी के जो अभी तक मंत्री थे वो 14 मंत्री थे, और जेडीयू के उसमें 13 मंत्री थे। एक मुख्यमंत्री को जोड़ ले तो 14 मंत्री थे, और एक हम पार्टी के मंत्री रहे और एक निर्दलीय को नीतीश कुमार ने बनाया था। तो ये 6-7 महीने के लिए जातियों को साधने के लिए इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास जल्दी से। अरविंद मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बीजेपी का एक भी नेता जो है वो इसमें शामिल नहीं है। सभी, माफ कीजिए, बीजेपी के 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है इस कैबिनेट विस्तार में। जेडीयू का एक भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे चुनाव से जोड़ूं, और जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि चुनावी विस्तार है, ये बिल्कुल साफ है, चुनाव से जोड़ूं, तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है वो एक बार फिर बिग ब्रदर की भूमिका में बिहार में प्रदर्शन कर सकती है? अब जो इतना विस्तार हुआ है, सभी जातियों को जो साधा गया है, उसको देखते हुए मेरे ख्याल से ये जो अभी का समीकरण है वो इस विधानसभा के हिसाब से है। अगला विधानसभा क्या बनेगा और उसमें किस किस्म से चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव में टिकटों के बंटवारे में, चुनावी नतीजों पर इस मंत्रिमंडल विस्तार का क्या असर आपको दिख रहा है अभी से? नहीं, वो तो दिख रहा है कि कई ऐसी जातियों को शामिल किया गया है जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था या कम था, या उन इलाकों का प्रतिनिधित्व जहां बीजेपी अपने लिए ज्यादा संभावना चाहती है। जैसे सीमांचल के लोग कम दिख रहे हैं बहुत साफ, तो सीमांचल में बीजेपी अपने लिए जगह कम मान रही है। मगर इलाके से एक ही आदमी दिख रहा है अभी तक, मुझे जो दिखाई दिया। तो उन इलाकों में जहां विपक्ष मजबूत है या जेडीयू मजबूत है, वहां के लोग कम हैं। बाकी इलाकों का अपना समीकरण देखा गया है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो अभी 2 और 3 का रेशियो दिखाई दे रहा है मंत्रिमंडल में, मेरे ख्याल इसको फिर टिकटों के हिसाब से न देखा जाए कि चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें यही समीकरण रहेगा। क्योंकि अभी लोक जनशक्ति पार्टी का कुछ भी नहीं है, तो उसमें उनको भी रखना पड़ेगा। और दूसरा ये है
कि ये रिश्ते भी बदलेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है अरविंद जी। जल्दी से स्वप्निल जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, अरविंद जी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कह दिया ये रिश्ते अभी बदलेंगे, लेकिन मैं इसको चुनावी विस्तार कह रही हूँ। जाहिर सी बात है, इस साल के अंत में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है और ऐसे में कैबिनेट का विस्तार 6-7 महीने पहले करना बड़ा एक समीकरण साधने की कोशिश जरूर है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल चुनावी विस्तार है। इसमें जैसा तमाम सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ बैठे हैं पैनल में बता भी रहे हैं कि बिल्कुल कास्ट, क्रीड, कॉम्बिनेशन, सिचुएशन, लोकेशन, इन 4-5 फैक्टर्स का विशेष ध्यान रखा गया है। देखा गया है कि किस इलाके में बीजेपी ज़्यादा खुद को तलाश सकती है, किस समाज से। देखिए, पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति से 5 लोग आ रहे हैं इस लिस्ट में, 7 में से, और 2 फॉरवर्ड जाति से लिए गए हैं। यानी जो 7 का कॉम्बिनेशन है, पिछड़ी और अति पिछड़ी से 5 और फॉरवर्ड से 2, 7 लोग ऐसे आ रहे हैं। अंदर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है और बीजेपी में एक महत्वपूर्ण इनपुट दे दूं कि कल रात देर रात तक मंथन चला है पटना के अंदर, जब यहाँ पर विनोद तावड़े मौजूद थे। यहाँ पर प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो विनोद तावड़े थे, प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग थे, और देर रात तकरीबन 11:30-12 बजे तक मीटिंग चली है। और उसके बाद ये तय हुआ है, काफी मंथन हुआ कि जो बीजेपी की परिपाटी रही कि एक व्यक्ति एक पद, उसके तहत जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनको रात को ही इंटीमेट कर दिया गया था कि आप बिहार में भू राजस्व मंत्री का भी जिम्मा संभालते हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उन्होंने बाकायदा, जैसा हम लोग तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर इस्तीफा हैंड रिटन लेटर सीएम को लिख के दे दिया था आज सुबह तकरीबन 8-9 बजे के आसपास। तो बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का बीजेपी में जिस अनुशासन को फॉलो किया जाता है उसका कोई जवाब है ही नहीं। मैं जल्दी से एक बार प्रशांत का भी रुख कर लेती हूँ। प्रशांत, देखिए, जैसा कि स्वप्निल अभी जानकारी दे रहे हैं, 2 सवर्ण मंत्री बनाए गए हैं, 5 जो है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा से बनाए गए हैं, लेकिन जमीन पर वोटों के रूप में आप इसमें क्या देख रहे हैं? कितना बड़ा ये जो है फायदा बीजेपी को पहुंचा सकता है? अगर मैं पिछले विधानसभा, मतलब अभी तो विधानसभा चली रही है, पिछला क्या हुआ है, लेकिन इस विधानसभा के सीटों के समीकरण के नजरिए से समझूं तो शायद प्रशांत तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। अक्कू श्रीवास्तव का मैं एक बार फिर जल्दी से रुक कर लेती हूं। अक्कू जी, पिछड़े और अति पिछड़ा से 5 और सवर्ण जाति के 2 मंत्री बनाए गए हैं, तो कुल मिलाकर यहां पर भी जिसे कहा जाए कि एक जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। और मैं आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है, कितनी बड़ी तस्वीर में बदलाव हो सकता है ये जो अब जातियों को साधा जा रहा है? भाई, सरकार तो आप 4.5 साल मतलब अदला बदली होती रही आरजेडी और बीजेपी की, लेकिन सरकार में तो है ही है नीतीश कुमार। जातियों के समीकरण के साधे बिना बिहार में कोई राजनीति संभव नहीं है। कैसी भी हालत हो जाए, वो कभी भी हो जाए, अगले 50 सालों में भी मैं नहीं देख रहा हूँ कि इसके बिना कुछ संभव है वहां पर। अभी वो पूरी तरीके से, खास तौर से एक तरफ जब जनगणना का बहुत भूत चढ़ाने की कोशिश किया, वो धीरे धीरे उतार पर है। उसके बावजूद अति पिछड़ी जाति को और महत्व दिया जाना तय है। अगले आने वाले चुनाव में भी अति पिछड़ी जाति को बहुत महत्व दिया जाएगा और उसी के सहारे कम से कम भारतीय जनता पार्टी चुनाव की नैया पार कराना चाहती है। अभी उसके पास अति पिछड़ी जातियों का और अति दलितों का, जिसे नीतीश कुमार ने खुद एक बार दलितों को महादलित बना दिया था, 22 में से 21 जातियां दलित में कर दी थी उस दौर में, आज से 12-15 साल पहले। तब से अब तक में बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन वो जो पकड़ है वहां, चाहे वो नीतीश कुमार अपने अति दलितों में बनाए रखना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़े में बनाए रखना चाहेगी और स्वर्ण में बनाए रखना चाहेगी, विपक्ष के पास कोशिश ये होगी कि वो सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा जाति और मुस्लिम के सहारे, और मुस्लिम को बांटने के लिए नीतीश कुमार भी हैं। तो ये सब अभी आपको पिछला विधानसभा चुनाव में याद दिला दूं अक्कू जी, आप जानते हैं एमआईएम ने सीमांचल इलाके में आरजेडी को अच्छा खासा डैमेज पहुंचाया था। खैर, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।